हाय फोक्स, तो ये वीडियो के अंदर हम एक यूनिक नई माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का जो नाम है वो है 1.1 सॉल्यूशंस। अब ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी के पास अच्छा खासा है, क्योंकि इस कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत फास्ट पेस पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस कैटेगरी के अंदर ये कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही है वो बड़ी नीश कैटेगरी है, और कंपनी उस कैटेगरी के अंदर अपने जो रेवेन्यूज़ है वो बड़े फास्ट पेस पे इंक्रीज़ कर रही है। अब हम 1.1 की बात करें तो 1.1 बेसिकली इनके पास जो इनका मेन बिजनेस है वो है इनका बीपीएम, मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का। अब ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो है इसके अंदर ये बीपीओ वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, केपीओ वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब बेसिकली आपका कोई भी एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप है, जैसे कि आपकी कंपनी का नाम है जोमेटो XYZ। अब ये जोमेटो XYZ का एक इंटरनेट स्टार्टअप है, इसे एक बिज़नेस करना है। अब आपके कंपनी के जो फाउंडर्स है वो दिन भर बैठ के कॉल्स नहीं उठाएंगे ना, कस्टमर्स के चैट नहीं करेंगे कस्टमर्स के साथ, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी थोड़ी बहुत बड़ी कंपनी है, ईमेल सपोर्ट नहीं देंगे, सेल्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये बहुत सारी कंपनी जो है वो आउटसोर्स करना प्रेफर करती है। तो वहाँ पे आ जाता है बीपीओ। और उसी तरीके से एक और चीज़ होती है जो कि केपीओ। अब केपीओ के अंदर ये कंपनी क्या सर्विसेज देती है, ये मेडिकल रिकॉर्ड समरी देती है, इसके साथ साथ रिकॉर्ड एंड क्रोनोलॉजी भी देती है, इसके साथ साथ ये रीऑर्गेनाइजेशन, बिलिंग समरीज, रिकॉर्ड रिट्रीवेबल सपोर्ट, रिक्रूटमेंट और सोर्सिंग सपोर्ट भी देती है। इसके साथ साथ जो थर्ड सर्विसेज के अंदर जिसके अंदर ये कंपनी जो काम करती है वो है आईटी सर्विसेज, जिसमें ये L1 सपोर्ट और सर्वर मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है कंपनीज़ को। सिक्योरिटी और डेस्कटॉप मैनेजमेंट करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के अंदर ये जेन एआई हैंडल करती है, चैट जीपीटी हैंडल करती है, सीआरएम करती है, डेस्कटॉप एनालिटिक्स करती है, और बाकी कंपनी का जो दूसरा डेटा होता है उसका भी एनालिसिस करती है, और उन्हें फिर एक इंसाइट देती है कि भाई आपको कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, आपका जो कौन सा प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, मतलब आपके जो बिजनेसेस के जितने भी प्रोसेस है वो बिजनेसेस को जो है आउटसोर्स करने पड़ते हैं। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे कि बहुत सारी बैंक्स है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, वो थोड़ी ना बैठकर लोगों के फ़ोन उठा दे कि हेलो सर आपकी ये कंप्लेन है क्या, वो कंप्लेन है क्या। आपने कभी देखा है कि बैंक के हाई ऑफिशियल्स को फ़ोन उठाते हुए देखने को। और बैंक अगर खुद अपने बैंक के अंदर, अब हम बैंक का एग्जांपल ले रहे हैं इस केस में, तो बैंक अगर खुद अपने बैंक के अंदर लोगों को हायर करेगा और बोलेगा कि देखो आप इनका कॉल उठाओ, आप उनका कॉल उठाओ, कस्टमर सपोर्ट तक तो ठीक है, बट एक लिमिट होती है, और उसके बाद आपको जो चीज़ें हैं वो आउटसोर्स करनी पड़ती है। ईमेल सपोर्ट के लिए आप थोड़ी ना एम्प्लॉयज़ हायर करते रहोगे कि भाई आप आना हमारी कंपनी के अंदर ईमेल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। और ये बीपीओ वाली जो सर्विसेज होती है, केपीओ वाली जो सर्विसेज होती है, ये बिजनेसेस को एसेट लाइट जाने में भी हेल्प करती है, जिसमें इन्हें जिन बिजनेस की अब एक्सपर्टीज़ नहीं होती है बहुत सारे बिजनेसेस की कि वो खुद जाके ईमेल में जो अच्छा है उससे हायर करे, या फिर जो कॉलिंग के अंदर अच्छा है उससे हायर करे, सपोर्ट सर्विसेज, सेल्स सर्विसेज, ये सब प्रोवाइड करने की बिजनेसेस की एक्सपर्टाइज नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें जो ये झंझट वाली चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है, ये 1.1 सॉल्यूशंस ऐड करता है। इसलिए इस कंपनी का नाम बेसिकली 1.1 सॉल्यूशंस है, जो कि इनका मेन पर्पस ये है कि ये बिजनेसेस को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, एंटरप्रेन्योर्स को जो काम है वो ईजी करे। अब इनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसके बारे में जो दो यूनिक चीज़ें कि ये अपनी जो सर्विसेज है बड़ी स्टैंडर्डाइज वे में प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है इनकी सर्विसेज। और इसके साथ साथ ये लोग जो है एआई को भी यूज़ कर रहे हैं और टेक ट्रांसफॉर्मेशन को भी यूज़ करके लेवरेज कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर। और अब ऐसी जो कंपनी है 1.1 सॉल्यूशंस, इनका मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ से होगा आप मुझे बताओ। ऐसी जो कंपनीज होती है इनका मैक्सिमम ग्रोथ होता है कि इन बिजनेसेस के पास कितने ज़्यादा क्लाइंट है, जितने ज़्यादा इन बिजनेसेस के पास क्लाइंट हो गए उतना ज़्यादा ऐसे बिजनेसेस के लिए बेटर होगा। तो ये जो कंपनी है इनके पास 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 5600+ टोटल प्रोफेशनल्स है, इनके पास 50+ बड़े बड़े ब्रांड्स है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है वो सर्टिफाइड भी है। इनके 6 डिलीवरी सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, जो कि अभी भी एक्सपांड करते जा रहे हैं। टोटल 5000+ सीट है, और टूल जो ये यूज़ करती है वो है EVSM, CRM, KMS, PMS, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इनके जो मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं वो कौन से इंडस्ट्री वर्टिकल के। अब ये जो कंपनी है ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इसके रेवेन्यूज़ जो है अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला जो इनका मेन सर्विस है, मतलब इंडिया से इनके कुछ 40% के आसपास रेवेन्यूज़ आते हैं, और फिर उसके बाद जो आपकी दूसरी कंट्रीज है जैसे कि USA, कनाडा, और जो दूसरा साइड है वर्ल्ड का, मतलब बेसिकली इनका मैक्स एक्सपोर्ट से भी उतने ही रेवेन्यूज़ आते हैं। मतलब नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू चंक आता है, मतलब कुछ 40-50% के आसपास इनका रेवेन्यू चंक लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से आता है, कनाडा, US वगैरह सब इंक्लूड करके। और फिर उसके बाद जो 50% चंक है वो इंडिया से आता है। अब इनके क्लाइंट जो है वो कौन से इंडस्ट्री वर्टिकल्स के अंदर है,
सबसे पहला मैक्सिमम जो क्लाइंट्स है वो ई कॉमर्स के अंदर है, जिसमें 29% क्लाइंट है। दूसरे जो क्लाइंट है इनके 19% BFSI सेक्टर, फिनटेक के जो है 12% है, ड्यूरेबल्स के 10% है, हेल्थ केयर के 10% है। हेल्थ केयर की जो सर्विसेज है, जो कि हमने KPO में पहले ही बात कर चुके थे, और ई कॉमर्स BFSI वगैरह को ये KPO भी देते हैं सर्विसेज, और BPO वाली सर्विसेज भी देते हैं। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 9% है, लीगल 5%, कंस्ट्रक्शन है 3%, और एनर्जी और यूटिलिटी वाले जो लोग हैं, कंपनीज है जो कि इनके साथ काम करती है, वो है 2%। तो इस तरीके से इनका जो बिज़नेस है वो अलग अलग इंडस्ट्री वाइज डाइवर्सिफाइड है, और जोग्राफी वाइज भी ये जो कंपनी है वो डाइवर्सिफाइड है। तो मेरे को ये एक और पॉजिटिव चीज़ लगी, क्योंकि ये जो कंपनी है ये सिर्फ इंडिया के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, और इंडिया के अंदर ये सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो ये सेगमेंट के अंदर इंडिया के अंदर हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इन बिजनेसेस के लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। फिर उसके बाद बात करें तो ये, अब पहले जो कंपनी है ये डोमेस्टिक BPO प्रोवाइड करती थी, इनके कुछ 35 क्लाइंट्स थे, अप्रॉक्सीमेटली 3500 FTEs थे इनके। अभी जो है ये BPO सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, KPO सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, टेक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाती है। इसके साथ साथ IT सर्विसेज, एनालिटिक एंड जेन AI, और सेल्स टीम भी जो है इनकी US वाली सेल्स टीम है। फिर अभी इन्होंने 2-3 कंपनीज भी एक्वायर की है। IT क्यूब नाम की एक इन्होंने कंपनी अभी रिसेंटली एक्वायर की है। CCW और वेगस में इनका एक है, और एक न्यू ऑरलिंस में है। और अब फ्यूचर प्लान क्या है इस कंपनी का? फ्यूचर प्लान ये है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स लाने हैं, बड़े फास्ट पेस पे अपने जो रेवेन्यूज़ है वो इंक्रीज़ करना है, और इस तरीके से इन्हें जो है कंपनी जो है अपनी एक्सपांड करनी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन में अगर आप देखोगे तो ये जो कंट्रीज़ है जहाँ इनके कुछ एम्प्लॉयज़ है और क्लाइंट्स है, अब कंपनी के जो है बहुत अच्छे, मतलब अच्छे खासे नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स है। ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स पे इनका पूरा बिजनेस जो है वो चलता है। थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है, ऐसी जो बिजनेस BPO कंपनीज होती है उनके अंदर ऐसा कुछ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर, कि आपके कुछ टॉप 5 क्लाइंट्स है, टॉप 10 क्लाइंट्स है, उसमें कुछ आपके 50% या 40% रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। KPIT टेक्नोलॉजीज़ के अंदर है, बट KPIT टेक्नोलॉजीज़ आपकी कोई BPO कंपनी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी कंपनी है। बेसिकली आपकी जो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर ये जो कंपनी है वो काम करती है, ऑटोमोटिव पार्टनर्स के साथ, ऑटोमोटिव प्लेयर के साथ। तो उनके साथ ये एक रिस्क हो जाता है। टाटा टेक के साथ भी ये एक रिस्क है कि उनके कुछ मैक्सिमम 50, 60, 70% रेवेन्यू जो है वो कुछ टॉप 5 क्लाइंट्स ही जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कंसंट्रेशन रिस्क थोड़ा सा हो जाता है उन कंपनीज़ के अंदर। इस कंपनी में इतना ज़्यादा मुझे कंसंट्रेशन रिस्क दिखा नहीं है, या फिर मैनेजमेंट ने मेंशन नहीं किया है। अब माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप भी नहीं है, हम इसे माइक्रो कैप भी बोल सकते हैं। 1500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो ये जो कंपनीज होती है ना, एनालाइज करने का, देखो इसमें रिस्क और रिटर्न रिवॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा होता है, कि आपको रिस्क लेना पड़ता है अगर आपको रिटर्न चाहिए तो। बट प्रॉब्लम ये है कि रिस्क हमारा ये हो जाता है कि हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि कई सारी माइक्रो कैप कंपनीज होती है जो कि कॉन कॉल्स वगैरह भी नहीं करती। तो हमें इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे इंटरप्रेट करना पड़ता है। इनका बिजनेस मॉडल एनालिसिस हर जो चीज़ है वो उससे ही करनी पड़ती है। फिर इनके टोटल कुछ 750 एम्प्लॉयज़ है लेटाम के अंदर, फिर मैक्सिको में 900 के आसपास, मलेशिया में 2300 के आसपास, यूरोप में 10,000 के आसपास, इंडिया के अंदर 2000 के आसपास। तो ये जो है इनके नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स है, मैक्सिमम इनके जो क्लाइंट्स है वो यूरोप बेस्ड है। यूरोप से जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका अच्छा खासा रेवेन्यू चंक आता है। अब ये जो कंपनी है कितने फास्ट पेस पे एक्सपांड कर रही है, फिर हम वो देख लेते हैं। अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो ये जो कंपनी है बेसिकली इसने जो अपने रेवेन्यूज़ है वो कुछ 71% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज़ किए। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कुछ 75% से इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। दोनों भी बहुत अच्छे नंबर है। कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, और कंपनी बड़े फास्ट पेस पे एक्सपांड कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 70% से ये अपने रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ कर रही है। तो ऑब्वियसली कंपनी जो है बड़े फास्ट पेस पे एक्सपांड कर रही है। फिर अगर हम इनकी अर्निंग स्टेटमेंट देखें कुछ और क्लैरिफिकेशन के लिए, तो हमें यहाँ दिख सकता है कि ये जो है इनकी अर्निंग स्टेटमेंट है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये इन्होंने क्वार्टरली पोस्ट किया था। अब ये अर्निंग स्टेटमेंट इन्हें रिलीज़ करना कंपलसरी होता है, ये हर क्वार्टर में हर कंपनी करती है, क्योंकि इन्हें अपने जो कंज्यूमर्स है, अपने स्टेक होल्डर्स है, उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो बहुत सारी, मतलब आपकी जो अर्निंग स्टेटमेंट होती है वो आपकी ऑडिटेड नहीं होती है। मैक्सिमम केसेस में क्वार्टरली आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऑडिटेड वगैरह नहीं होते। तो ये एक प्रॉब्लम है, बट मैक्सिमम केसेस में यही सब चलता रहता है। आप, हाँ, अगर आप देखोगे तो इनके जो रेवेन्यूज़ है वो कुछ 70% के आसपास इंक्रीज़ हुआ है, और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कुछ 75% के आसपास इंक्रीज़ हुआ है। मतलब कंपनी जो है फास्ट पेस पे अपना जो EPS वगैरह है, रेवेन्यूज़ वगैरह है, वो कॉन्स्टेंटली फास्ट पेस पे इंक्रीज़ करते जा रही है। और पैट मार्जिन अगर आप इस कंपनी का देखोगे तो 12.4% के आसपास है, जो कि एक डिसेंट है। अब ये कंपनी ने अभी रिसेंटली एक लैटिन अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में एक और कंपनी को एक्वायर करने वाली है। कंपनी कुछ 100% स्टेक, हाँ 100% स्टेक
एक बीपीओ फर्म के अंदर एक्वायर करने वाली है लैटिन अमेरिका के अंदर। अब ये जो कंपनी है ये अच्छे खासे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करती रहती है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, कुछ मर्जिंग करके कुछ एंटिटी बना लेती है या फिर एक्वायर कर लेती है उन्हें, कुछ 50% से 70% से, कोई कई केसेस में तो 100% भी एक्वायर कर लेती है, जैसे कि आप अब भी देख सकते हो। तो एक्वायर करती रहती है, तो इनको अपने जो बिजनेस ऑपरेशन है बाहर की कंट्री में करना वो भी ईजी हो जाता है अगर आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स आ जाते हैं तो। और अभी इन्होंने यूएस से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक क्लाइंट लिया है, एक डिवाइस कंपनी है जिसका नाम है टैम्पा। ये अभी एक इनका नया एक स्ट्रेटेजिक क्लाइंट है। इसके साथ साथ इंडिया की कोई एक एनबीएफसी भी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसी है, जो कि इनकी सर्विसेज लेना अभी रिसेंटली स्टार्ट कर चुकी। तो 1.1 के बारे में बस इतना ही रखते हैं। इंडस्ट्री तो है बड़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, कंपनी जो है बड़े फास्ट पेस पे अपने रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज़ कर रही है, तो कंपनी तो मुझे डिसेंट ही लगी। बाकी देखते हैं इस क्वार्टर में, अभी रिजल्ट्स आएंगे Q2 के, तब हम ट्रैक करेंगे कंपनी को, देखेंगे कि कंपनी जो है एक्चुअली कैसे परफॉर्म कर रही है और फिर डिसीजन लेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। और हाँ, एक और चीज़ याद रखना, ये वीडियो के अंदर जितने भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं वो कोई आपके इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ये सारे एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से वीडियो बनाए गए हैं, ताकि आपको एक एनालिसिस प्रोवाइड हो जाए बिजनेसेस का एक बिजनेस मॉडल समझ जाए और कंपनी करती क्या है। हर क्वार्टरली हम एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट बनाने के बाद आपको जो है वीडियो फाइल के अंदर शोकेस कर देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।